मैं 6वीं कक्षा में था और मैंने तब 10वीं की मैथ्स की बुक सॉल्व की थी मेरे भैया की। 2016 में मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज करना, मैंने तैयारी लगभग शुरू कर दी थी कुछ हद तक। विद प्रॉब्लम जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ जाती है, उन्हें लोअर जॉब के साथ सेटल होना पड़ता है और वो अपना यूथ स्टेज गंवा जाते हैं। 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए उसमें, तो एक सिलेबस है, दूसरा प्रीवियस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और तीसरा कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट एफर्ट डालिए, मेहनत करते रहिए, आपका बिल्कुल होना है। हर कोई सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रशासनिक अधिकारियों की बिरादरी ढूंढी जा रही है। ये जो एक माइंडसेट लोगों में लगातार चल रहा है, इसको आप किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, लार्जली इंडियन सोसाइटी थोड़ी बहुत कास्ट बेस्ड तो है, बायस्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, कास्ट बेस्ड है। कहते हैं कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना फिर आसमान का। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन राय है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। यूपीएससी 2022 के परिणाम कल आ चुके हैं और जौनपुर की गुदड़ी के लाल सूर्यभान यादव ने वो सब कुछ कर दिया है जिसका इंतजार लंबे वक्त से चल रहा था। और ये शिराज़े हिंद की मिल्कियत रही है कि यहाँ कभी किसान के परिवार से, यहाँ कभी शिक्षक के परिवार से, यहाँ कभी मजदूर वर्ग से उनका बेटा कुछ नया करता है, लगातार परिवर्तन करते रहता है। ऐसे ही सिकरारा के एक छोटे से गांव से निकले एक शख्स सूर्यभान यादव ने कल यूपीएससी परिणाम जब आए तो पूरे के पूरे जौनपुर को चौंका दिया है। 27वीं रैंक इनकी आई है और मेरे साथ सूर्यभान जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लगातार इनके आवास पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ धर्मापुर में इनके लिए एक सम्मान समारोह रखा गया। लेकिन एक विशेष बातचीत मैं इनसे जरा करता हूं सूर्यभान जी से। 27वीं रैंक सर आई है, सबसे पहले तो स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। बेसिकली आप पहले अपने बारे में बताएं, प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी रही, हायर एजुकेशन को आपने कैसे इन्वॉल्व किया? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो है मैंने नाला सोपारा से की है, जो कि पालघर ज़िले में एक छोटा सा सिटी टाइप में है, और वहाँ पे मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई की थी। और उसके बाद मैंने 11th और 12th मैंने वसई से किया था, जो कि एक सरकारी कॉलेज था ठीक ठाक सा। मैंने फिर अपनी ग्रेजुएशन IIT BHU से किया। मैंने JEE मेंस और JEE एडवांस के एग्ज़ाम क्लियर किए थे। JEE मेंस में मुझे समथिंग रैंक था 2460। उसके बाद JEE एडवांस क्लियर किया और फिर मैंने IIT BHU में इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कोर्स लिया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जिसमें BTech और MTech कंबाइंड कोर्स होता है। इसके बाद 2017 में 2018 तक का ये कोर्स था। 2017 में एक क्रिटिकल डिसीजन लेना था कि क्या सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए या फिर कैंपस प्लेसमेंट के साथ बैठ के एक प्राइवेट नौकरी के साथ सेटल होना चाहिए। मैंने सोचा कि लेट्स गो विथ सिविल सर्विसेज, एक बड़ा कुछ करते हैं, बाकी तो आज नहीं तो कल तो जॉब तो मिल ही जाएगी। इस सिलसिले में मैंने लगभग 2017 में फाइनली डिसाइड किया कि मुझे करना है। 2016 में मेरे मन में था कि सिविल सर्विसेज करना है, मैंने तैयारी लगभग शुरू कर दी थी कुछ हद तक। 2018 में मैंने इनसाइट्स IAS नाम की एक कोचिंग है जो बेंगलोर में थी, वहाँ पे गया मैं। 3 महीने में मैंने वहाँ पे पढ़ाई की। मैंने 1 साल वहाँ पे रहा, फिर मैं 3 महीने के बाद ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया कोचिंग में और मैं फिर अपनी नॉर्मल पढ़ाई मैंने जारी रखी 1 साल के लिए। फिर मैं 1 साल के बाद जब प्री का एग्ज़ाम हो गया मैं चला गया दिल्ली में। मैंने मेंस की कोचिंग ज्वाइन की और वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ में दिया करता था निरंतर। और फिर उस साल मुझे इंटरव्यू कॉल भी आया सिविल सर्विसेज का और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी इंटरव्यू कॉल आया था। दोनों में मैं विफल हो गया। पर उसके बाद फिर कोविड लग गया था, लॉकडाउन। फिर थर्ड अटैम्प्ट दिया अपना मैंने। थर्ड अटैम्प्ट में मुझे सिविल सर्विसेज में भी रैंक आई थी 488। उसके माध्यम से मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, कस्टम्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस मिला था। और भाग्यशाली था मैं कि मुझे इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में मेरा उस साल सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें मुझे 67 रैंक थी 2020 की परीक्षा में। और मुझे दोनों ऑप्शन थे, तो मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज चुना। 2021 में फिर से मैंने अपीयर किया सिविल सर्विसेज में रैंक इंप्रूव करने के विषय से, और 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मेरा मैथ्स का पेपर बहुत गड़बड़ हो गया था। मेरा वैकल्पिक विषय ऑप्शनल जो है वो मैथमेटिक्स है। और 2021 में मुझे पहले से ही मालूम था कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है, तो मैं पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था अपनी प्रीलिम्स की। और 2022 का अटेम्प्ट मैंने दिया थोड़े एक नए विचारधारा के साथ कि एक नया बच्चा पढ़ रहा है इस हिसाब से, क्योंकि नए लोगों का सिलेक्शन बहुत हो रहा था, तो मैंने सोचा कि कुछ नया करते और नए बच्चों की तरह रहेंगे। एक चीज़ अब मैं आपको यहाँ इंटरप्ट करके ज़रा जानना चाहूँगा। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, चूँकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस उपलब्धि से न सिर्फ जौनपुर की छाती चौड़ी हुई है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की बुनियाद में आपने एक नींव, एक वातावरण पैदा कर दिया, एक नए प्रकार का माहौल आपने जनरेट किया है। आपसे ज़रा जानना चाहूँगा कि पारिवारिक वातावरण कैसा रहा? बहुत सारे लोग उदाहरण में कहते हैं
कि पिताजी किसान थे, बड़ी मेहनत करते थे, बहुत मशक्कत करते थे। आपके संघर्ष की कहानी कैसी रही वो यहाँ कम से कम स्वराज के लिसनर्स को बताएं, ताकि जो यूथ्स हैं जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो इंस्पायर हो सकें। मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन जो मुझे याद है, मैं 6वीं कक्षा में था और मैंने तब 10वीं की मैथ्स की बुक सॉल्व की थी मेरे भैया की। तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं कर सकता हूँ कुछ। और उसके बाद थोड़ा हौसला बढ़ गया था कि 9वीं की परीक्षा में पहली बार में ही निकाल लिया मैंने आराम से, एकदम अच्छी परसेंटेज के साथ। 10वीं भी निकाल लिया मैंने अच्छे परसेंटेज के साथ। तो एक हौसला था कि नहीं, जेई करते हैं, जेई जैसा माहौल रहता है कि नहीं आईआईटी जेई, तो किया। परिवार की परिस्थिति में मैं कहूँगा पापा का जो प्रेरणा है कि भाई पढ़ना चाहिए, वो एक बहुत था। माने या ना माने, पर मेरे पापा किसान तो नहीं है, डॉक्टर, एक आम डॉक्टर है, फिजिशियन है। और उन्होंने निरंतर एक पेस दिया कि नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं होना चाहिए, बच्चे के मन में ये नहीं होना चाहिए कि मैं पैसे की वजह से पढ़ नहीं पाया। तो उन्होंने अच्छी शिक्षा दी हमें कोचिंग के माध्यम से भी। और माता का भी इसमें बहुत रोल था कि जब भी ऐसा लगे कि नहीं टाइम वेस्ट कर रहा है तो बोलती थी। दूध लाना होता चाय के लिए तो खुद ले आती थी, टाइम वेस्ट नहीं करने देती थी। तो इस प्रकार से पूरे फैमिली का रोल रहा है। एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, चूंकि अभी आपने बताया कि मैं बीएचयू का प्रोडक्ट रहा हूँ, बहुत सारे लड़कों को मैं देखता हूँ, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं जो गांवों में रहकर तैयारी करती हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, वो फैमिली उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाती। तो क्या सिर्फ बीएचयू का प्रोडक्ट ही सिविल सर्विसेज के एग्जाम को क्रैक कर सकता है, या गाँवों में पढ़ने वाले लोग भी अगर थोड़ी सी मेहनत कर दें, स्मार्ट वे में पढ़ाई करना शुरू कर दें, रिसोर्सेज को इलेक्ट करना शुरू कर दें, तो वो भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? मुझे लगता है हर कोई क्रैक कर सकता है, पर ये एग्ज़ाम अब ये एलिटिस्ट ऑफ एलिटिस्ट एग्ज़ाम बन गया है। इसमें बहुत एलिट कॉलेजेस के एलिट स्टूडेंट्स आते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ हो गया, इंटेंस हो गया है। हालांकि मेरा ये मानना होता है कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हरदम होना चाहिए और उसके बाद आपको सोचना चाहिए। विद प्रॉब्लम जो है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली के साथ, ये कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्हें शादी करनी पड़ जाती है, उन्हें लोअर जॉब के साथ सेटल होना पड़ता है और वो अपना यूथ स्टेज गंवा जाते हैं। तो डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बहुत लोगों ने किया है। मेरे जानने में अनुभव सिंह जी हैं 2017 बैच के, जो कि मेरे प्रेरणा स्रोत रहे, रैंक 8 लाया था उन्होंने। और इस प्रकार से बहुत लोगों ने क्रैक किया। इस बार भी बहुत लोग, अवश्य आपको ऐसे कहानियां मिलेंगे जहां पे बहुत ही मध्यम और बहुत पुअर क्लास फैमिली के लोग क्रैक कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जाम। एक चीज़ सर, आपसे दो चीज़ें और दो सवाल और रहेगा लास्ट में। बिल्कुल, बिहार की बिटिया ने टॉप किया है, टॉप 2 में रही हैं वो। लड़कियां लगातार बेहतर करती चली जा रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा, चूंकि आप जौनपुर के प्रॉपर मूल निवासी हैं, बाद में जाकर के आपकी पूरी की पूरी फैमिली मुंबई में सेटल हो गई, तो फिर ये दिल आपका जौनपुर के लिए धड़केगा या सिर्फ सब कुछ वही महाराष्ट्र के लिए है? मेरा दिल ही भारत के लिए धड़केगा और धड़कता रहेगा। जौनपुर तो मेरी एक कल्चरल रूट है तो उसके लिए भी धड़केगा, और महाराष्ट्र तो मैं जहाँ पे पढ़ाई किया हूँ, शिक्षा भूमि रही है, तो इसके लिए भी धड़केगा। इनफैक्ट मैंने उत्तर प्रदेश को अपना होम कैडर पहला फील किया हुआ है और उसके बाद मैंने महाराष्ट्र को फील किया हुआ है। जब भी कोई मुझसे पूछता है तुम आप कहाँ से हो, मैं कहता हूँ हाफ यूपी हाफ महाराष्ट्रियन हूँ। मुझे मराठी भी अच्छी आती है, भोजपुरी भी आती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए दोनों प्रदेश एक ही समान है। बिल्कुल, जाते जाते लास्ट में आपसे ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नए हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहली दफ़ा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, दूसरी दफ़ा क्रैक नहीं हुआ, असफलताएं मिलती हैं बहुत। अब चारों तरफ एक ऐसा वातावरण दिखता है कि बिल्कुल अंधेरा छाया, सियापा छाया है, वो डिमोरलाइज होकर के पीछे चले जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो और तैयारी करें और बेहतर करें या फिर बैक हो लें? मैं समझता हूँ एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। एक बैकअप ऑप्शन मतलब एक जॉब हो, या आपको अपने हुनर पे, स्किल्स पे, आपके अपने काबिलियत पे विश्वास होना चाहिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आइदर आप चेंज कर दीजिए अपने मेथोडोलॉजी पढ़ने के, लिखने के और प्रिपरेशन की पूरी, या फिर आप कोई और एग्ज़ाम दे के आप बैकअप ऑप्शन ले लीजिए। निरंतर प्रयास करना और रिजल्ट्स नहीं आ रहा, मैं उसे कहूँगा मूर्खता भी है वो, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूसली 5 बार दिए प्री नहीं निकल रहा तो आपको रुकना चाहिए एक साल। आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, और अगर आपको मौका मिलता है तो कोई और भी सर्विसेज जॉब, बहुत सारे जॉब मिलते। देखो, मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन जीने के लिए केवल आपको सिविल सर्विस नहीं क्रैक करना है। बहुत सारे लोग हैं, एक किसान भी जीता है, एक मजदूर भी जीता है, एक डॉक्टर भी जीता है, और एक सब हर कोई जीता है। सबकी खुशी का जो लेवल होता है अलग अलग होता है। एक इंग्लिश में बहुत अच्छा कोट है, हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। एक किसान भी खुश रहता है उसी अपनी उस छोटी सी तनख्वाह में, और एक सिविल सर्वेंट भी खुश रहता है। तो मुझे लगता है कि हर प्रोफेशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज में एक जो पोस्ट होती है आईएएस की, कलेक्टर की, डीएम की, उसको बहुत ज़्यादा वो कर दिया गया है।
दिखाया गया है कि बहुत बड़ी पोस्ट है, आइडियलिज्म की तरह से कुछ दिखाया गया, यूटोपिया टाइप में, जो कि मुझे लगता है कि धीरे धीरे शायद जाए जब सोसाइटी और प्रोग्रेस करेगा। एक अंतिम 30 सेकंड में 3 ऐसी चीजें जो यूथ प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के, वो करनी चाहिए। 3 ऐसी चीजें प्रिपरेशन के दौरान जो नहीं करनी चाहिए, वो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये 3 काम अगर आप करेंगे तो एग्जाम क्रैक कर ले जाएंगे, ये 3 चीजों से आपको बचना चाहिए, वो क्या क्या है? 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए, उसमें तो एक सिलेबस है, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़िए, और तीसरा कंसिस्टेंटली परसिस्टेंट एफर्ट डालिए। आप मेहनत करते रहिए, आपका बिल्कुल होना है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होना है। मेरा एक एग्जांपल है कि मुझे आज तक कभी नहीं लगता कि 27वीं रैंक आएगी। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, बट जब मैंने स्कोर कार्ड देखा तो मुझे लगा नहीं, मैंने इसमें काम किया था, तो मुझे लगा हाँ, ये मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को तुक्के में आया है। और 3 चीज़ें क्या नहीं करनी चाहिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। शायद जो मैंने नहीं किया वो आपने किया और आपने सिलेक्शन ले लिया हो। तो मुझे लगता है कि एक तो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दूसरा ये है कि बार बार डीमोरलाइज होके, प्रेशराइज होकर के, डिप्रेशन में जा कर के, ये सब जो मोरल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, डायलेमा है, इन सब में आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए और अपने आप को एक नए तरीके से इन सब को जूझना आना चाहिए। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि चाय पे जो चर्चा पे जो बकैती होती है उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अनवांटेड डिस्कशंस होते हैं और वो आपका टाइम वेस्ट करते हैं और शायद आपको एक नेगेटिव एनर्जी और नेगेटिव वाइब के साथ भी छोड़ जाते हैं। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, जिनके साथ चाय पे चर्चा करना चाहिए उनके साथ करिए आप, बट जो लोग उस लायक नहीं उनके साथ नहीं करना चाहिए। एक अंत में अब मुझे ये सवाल आपसे नहीं करना चाहिए, फिर भी ये आम जनता के सवाल है। सोशल मीडिया पर एक लगातार ट्रेंड चल रहा है, बहुत बच करके आपसे मैं ये जवाब लेना चाहूँगा, कट करिए उसको, बहुत बच करके ये जवाब आपसे लेना चाहूँगा कि ट्रेंड चल पड़ा है कि हर कोई सिविल सर्विस के एग्जाम में प्रशासनिक अधिकारियों की बिरादरी ढूंढी जा रही है। ये जो एक माइंडसेट लोगों में लगातार चल रहा है, इसको आप किस तरीके से इसकी आलोचना आप किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से इसको क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, लार्जली इंडियन सोसाइटी थोड़ी बहुत कास्ट बेस्ड तो है, बायस्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, कास्ट बेस्ड है कि एक गांव में आपको अधिकतर एक कास्ट के लोग मिलेंगे, पर कास्ट बेस्ड का मतलब नहीं कि कास्ट बायस्ड है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपने कास्ट की बता रहा है कि हाँ भाई हमारे कास्ट के लोग हुए हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत तब होता है जब वो अपने ही कास्ट के लोगों को प्रोजेक्ट करे, अपने ही केवल बायस्ड होकर के डिसीजन दे कि नहीं कि फला जात के बच्चे बहुत अच्छे कर रहे हैं, फला जात के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, तब मुझे लगता है कि थोड़ी सी वो चर्चा का विषय हो सकता है। और लार्जली कास्ट इतना नहीं परकोलेट किया सिविल सर्विसेज के अंदर, मुझे ऐसा लगता है, बट फिर भी इट्स वेरी हार्ड टू कमेंट, मतलब कि क्या कमेंट दे क्या न दे, इट कैन बिकम कंट्रोवर्शियल, तो आई विल काइंडली अवॉइड फ्रॉम हियर। तो बस अब जाते जाते यही कह सकते हैं कि किसी ने कहा भी है कि जब हौसला कर लिया, वही पूर्व वाला कि जब हौसला कर लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना फिर आसमान का। 27वीं रैंक आई है। सूर्यभान यादव जी मेरे साथ जुड़े थे। तमाम इनके पीछे वो बुजुर्ग जुड़े हैं जिनका आशीर्वाद वो महाराष्ट्र में ही क्यों न रहे, यहाँ से इनकी ब्लेसिंग लगातार मिलती रहती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।